नमस्कार व्यूवर्स, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नेहा सक्सेना फ्रॉम शंकर कार्तिक नेत्रालय सिविल लाइंस विद 14 प्लस ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन ट्रीटिंग आई प्रॉब्लम्स। और आज का पॉडकास्ट आप सभी के लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि आज का जो पॉडकास्ट का टॉपिक है मोतियाबिंद। मैम, सबसे पहले पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के पॉडकास्ट से मैम अपने व्यूवर्स को मोतियाबिंद के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। तो मैम, सबसे पहला प्रश्न हमारा ये है कि मोतियाबिंद क्या होता है? हर एक व्यक्ति के आँख में एक लेंस होता है जिससे हमें देखने में मदद मिलती है, और वो बिल्कुल साफ क्रिस्टल क्लियर जैसे शीशा होता है आर पार, वैसा होता है। उम्र के साथ या कुछ और कारण जैसे चोट लगना, आँख में अंदरूनी सूजन होना, किसी किसी को पैदाइशी भी होता है, वो लेंस जो है धूमिल होने लगता है, या जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। ट्रांसपेरेंट से वो ट्रांसलूसेंट जब होने लगता है उसको हम मोतियाबिंद बोलते हैं। मैम, देखा जा रहा है कि आजकल इंडिया में आई प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ रही हैं, और ख़ास तौर पे स्मॉल चिल्ड्रंस में भी आई प्रॉब्लम्स बहुत हो रही हैं। इसका क्या रीज़न है मैम? मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी अच्छा भी है और बुरा भी है, तो कहीं कुछ हद तक वो भी रिस्पॉन्सिबल है आई की प्रॉब्लम को बढ़ाने में। जैसे फ़ोन, हर एक बच्चा, चाहे वो 2 साल का हो, 20 साल का हो, 40 साल का हो या 60 साल का कोई बूढ़ा व्यक्ति हो, सबके पास है और सबके काम का है। बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत सी चीज़ें करने को सीख जाते हैं। 2 साल का बच्चा भी इसको ऑपरेट करना जानता है, तो उसका एक्सेसिव यूसेज बहुत सारी प्रॉब्लम्स को बढ़ा रहा है आँख में। और भी है, प्रदूषण लेवल है भाई, समय के साथ वातावरण बदल रहा है, बहुत प्रदूषण बढ़ रहा है, उसके कारण भी आँख में हार्मफुल इफ़ेक्ट दिख रहे हैं। आए दिन कुछ न कुछ नई प्रॉब्लम्स हो ही रही हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे आँख में कुछ न कुछ असर तो कर ही रही हैं। हम, जैसा आपने बताया कि स्मार्टफोन्स आंखों के लिए अच्छे नहीं होते हैं, तो कितने एज ग्रुप तक के बच्चों को स्मार्टफोन्स या कोई भी फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहिए? डेवलपमेंट, हम आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं ये तो नहीं कह सकती कि आप स्मार्टफोन को हटा दें। भी काम करना है, बहुत सी चीज़ें हम उससे नहीं सीखते भी हैं, लेकिन शायद हमें उसे रिस्ट्रिक्ट करना, रोकने की ज़रूरत है कि बहुत एक्सेसिव यूज़ ना हो। बच्चों का जो दिमाग होता है, बहुत ही न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है ना, उसमें सीखने की क्षमता बहुत होती है, तो हम जो सिखाएंगे वो सीख जाएंगे। तो शायद हमें बहुत छोटे बच्चों को इतना ज़्यादा फ़ोन देना ही नहीं चाहिए, ताकि बड़े होके तो सबको यूज़ करना ही है। आप उस वक्त तो रिस्ट्रिक्ट करें जब तक हम कर सकते हैं, या लिमिट करें कि भाई इतना ही यूसेज दें, बस, उससे ज़्यादा नहीं। बहुत छोटे बच्चों को तो मुझे लगता है फ़ोन देना नहीं चाहिए। क्या मोतियाबिंद की बीमारी लाइफ टाइम में मैम सबको कभी ना कभी होती है, ऐसा है क्या? मोतियाबिंद, अब जैसे आप मुझसे कहें बाल सफ़ेद होंगे कि नहीं, भाई होते हैं, सभी को होते हैं। किसी को 20 साल में हो जाते हैं, किसी को 40 साल में, किसी को 50 साल में, लेकिन होते तो ही हैं। तो अब वो एज डिफाइन नहीं कर सकते हम, लेकिन हाँ, ये एक एजिंग प्रोसेस है, तो वो होना ही है। किसी किसी को भाई जल्दी होना है, किसी को देर से होना है। किस एज के बाद मोतियाबिंद होने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है? यूजुअली 60 प्लस में ज़्यादा देखे जाते हैं, एक एवरेज एज। अब ये एज जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है, जैसे मैंने बताया कि बहुत से लेवल ऑफ प्रदूषण, सॉइल का पोल्यूशन, भाई मिट्टी भी पोल्यूट हो रही है, पानी भी पोल्यूट हो रहा है, हवा भी पोल्यूट हो रही है, इन सब का असर हमारे शरीर में आ रहा है। तरह तरह की बीमारियां बढ़ रही हैं, तो आजकल मोतियाबिंद भी कम उम्र में हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। डायबिटीज़ एक बहुत बड़ा कारण है मोतियाबिंद का। मोतियाबिंद के पेशेंट को अगर पहचानना है कि किसी पर्सन को मोतियाबिंद है, तो प्राइमरी लक्षण कौन से होते हैं कि हम कैसे पहचान सकते हैं? धुंधलापन, ज़्यादातर जो मरीज़ समझ पाते हैं वो धुंधलापन है, वरना बहुत से स्पेशली मेल पेशेंट, उनमें क्या होता है कि नाइट ड्राइविंग जो होती है, तो लाइट ज़्यादा चमकना, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होना कि रोशनी बहुत ज़्यादा चमक रही है, थोड़ी भी लाइट हमको चमक देती है, तो जो शुरुआत के मोतियाबिंद होते हैं वो लाइट ज़्यादा चमक करती है उनमें, तो वो एक सिम्टम होता है। पर ज़्यादातर मरीज़ जो कंप्लेन करते हैं वो धुंधलेपन की करते हैं, या चश्मे का नंबर बदल रहा है ना। जब भी मोतियाबिंद होता है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चश्मे का नंबर होता है, वो भी एक सिम्टम होता है। किसी पर्सन को जब मोतियाबिंद होता है तो कभी कभी डॉक्टर्स कहते हैं कि मोतियाबिंद अब पक गया है और अब ऑपरेशन कराना चाहिए, तो इसके बारे में मैम आप क्या कहेंगे? पहले तो ये कहना चाहूँगी कि पकने का इंतज़ार ही नहीं करना चाहिए। जो चीज़ आसानी से हो उसको आसानी से करा लेना चाहिए। पके हुए मोतियाबिंद की अपनी परेशानियाँ, मोतियाबिंद की भी और सर्जरी की भी। जब भी मोतियाबिंद पक जाता है, आपकी आँख में सूजन करने का चांस, आपकी आँख में समलबाएँ करने का चांस बहुत बढ़ जाता है।
सर्जरी से क्या प्रॉब्लम, सर्जरी के बाद सूजन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। भाई पका मोतियाबिंद है, स्वेलिंग करेगा ही ज़्यादा, आपको एनर्जी लगेगी, ज़्यादा समय लगेगा सर्जरी करने में, सर्जरी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी। ऑपरेशन के दौरान कठिनाइयाँ, झुल्ली फटने का डर रहता है, मोतियाबिंद गिरने का डर रहता है, लेंस गिरने का डर, ये सारी परेशानियाँ पके हुए मोतियाबिंद में ज़्यादा होती हैं। देखिए ऐसी कोई सर्जरी नहीं है जो बिल्कुल कोई ये बोल दे कि इसमें कॉम्प्लिकेशन हो ही नहीं सकता, सभी सर्जरीज में होता है, लेकिन ये बहुत बहुत कम हो गया है आजकल, इतनी नई टेक्नोलॉजी आ गई, बहुत रेयर। अब वो रेयर चीज़ है 1000 में किसी एक को हो गया, और वही चीज़ हमने 20 में एक को हो गया, तो इसमें फ़र्क है, इसलिए वो फ़र्क बनाए रखना चाहिए। तो इतना पकने का कभी भी इंतज़ार नहीं करना चाहिए, सही समय पे मोतियाबिंद कराइए, आराम से होता है, बिना इंजेक्शन के होता है, रिकवरी भी जल्दी होती है, तुरंत दिखने भी लगता है। तो डू नॉट वेट, पकने का कभी इंतज़ार ना करें। मोतियाबिंद सबका कॉमन होता है कि मोतियाबिंद के भी टाइप्स हैं? बहुत तरीके के होते हैं, एज रिलेटेड सबसे जो बोलते हैं हम, एज रिलेटेड में भी कई तरीके के मोतियाबिंद होते हैं। तो बीच का मोतियाबिंद, बाहरी मोतियाबिंद, है ना, कुछ बच्चों के मोतियाबिंद हो जाते हैं, पैदाइशी मोतियाबिंद होते हैं, कुछ डेवलपमेंट होते हैं, कुछ स्टेरॉइड से हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं भाई कई सारे ट्रीटमेंट में हमको स्टेरॉइड, ओरल स्टेरॉइड या ड्रॉप्स देनी पड़ती हैं, उससे मोतियाबिंद हो जाता है। किसी को पहले बार बार आँख में सूजन की हिस्ट्री रही है, अंदरूनी आँख बार बार लाल होके, दर्द होके, उनमें उस बीमारी से हो जाता है ना। कोई और भी बीमारियाँ होती हैं जो जल्दी मोतियाबिंद कर देती हैं, आँख की भी, शरीर की भी, है ना। कुछ ड्रग्स होती हैं, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल स्टेरॉइड दिया। डायबिटीज़, इंडिया हब है, मतलब डायबिटीज़ का मुझे लगता है कैपिटल है, तो शुगर एक बहुत बड़ा कारण है जल्दी मोतियाबिंद होने का, तो वो भी एक कारण है। और भी ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो मोतियाबिंद कर देती हैं, तो कारण बहुत हैं, लिस्ट लंबी है। ऐसा देखा गया है मैम, कुछ यंग लोगों को भी मोतियाबिंद की समस्या आजकल देखने को आती है, यंग लोगों को मोतियाबिंद की प्रॉब्लम है, तो क्या इसको रोका भी जा सकता है? देखिए कुछ चीज़ों में तो कंट्रोल है, लेकिन कुछ चीज़ों में नहीं है। अब कंट्रोल जैसे कि ड्रग अब्यूज़ मैं एक बोलूँगी कि बहुत से लोग होते हैं कि ऐसे ही कहीं दुकान से दवा ली और डालना शुरू कर दिया, उसमें ज़्यादातर जो ड्रॉप्स मिलती हैं उसमें स्टेरॉइड होता है। तो कुछ समय तक आपने डाला ठीक है, लेकिन फिर क्या आपको रिलीफ मिल जाता है और आप उसको बार बार डालते हो, वो लंबे समय तक डालने से आपको जल्दी मोतियाबिंद, और मोतियाबिंद तो चलो ठीक है आपने सर्जरी करके ठीक कर दिया, साथ में समलवाय होने का भी डर रहता है, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ें हमारे बस में है भाई, अपने आप सेल्फ मेडिकेशन, अपनी दवाइयाँ खुद ही जाके ऐसे कभी नहीं करना चाहिए, दिखा के डलवाइए, सेफ मेडिसिन डलवाइए। अगर स्टेरॉइड दी भी जाती है तो डॉक्टर आपको बुलाएगा, चेक करता रहेगा कि भाई आपको उसके कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं आ रहे हैं। तो कुछ तो ये कारण है जो हम रोक सकते हैं, कुछ हैं जैसे शुगर, अच्छा कंट्रोल रखेंगे तो इतनी परेशानी नहीं होगी, अगर कंट्रोल अच्छा नहीं होगा तो फिर जल्दी मोतियाबिंद होने का आपको चांस रहेगा। तो वो सारी चीज़ें हैं जो हमें अपने सिस्टमिक कंट्रोल को ध्यान देना है कि हमारे शरीर हेल्दी रहे, तो हम शायद इसको थोड़ा बढ़ा सकते हैं, इसका एज, है ना। अब इतनी पोल्यूशन में कुछ हमें भी थोड़ा सोचना चाहिए कि भाई इन्वायरमेंट को भी बचाएं, तो उसमें भी एक दो शब्द ये बोलूँगी कि भाई पोल्यूशन हम अपने से शुरुआत करें, तब शायद हम दूसरों को सिखाएं। तो प्रदूषण कम करें, जिससे आपके शरीर में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है ना, उसके कारण जो डैमेज हो रहा है शरीर को, वो कम हो। अगर किसी पर्सन को मोतियाबिंद डिटेक्ट हो गया है तो मैम उसका अल्टीमेट इलाज सिर्फ ऑपरेशन ही है या कोई और रास्ता है जिससे मोतियाबिंद ठीक हो सकता है? मोतियाबिंद ठीक नहीं होता है, एक बार हो गया तो अब ये डिपेंड कर रहा है कि किस स्टेज का मोतियाबिंद। बहुत शुरुआती मोतियाबिंद होता है, आपको दिख रहा होता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, हम भी चलने देते हैं, सब सही चल रहा होता है, तो नहीं बताते हैं सर्जरी के लिए। अगर मोतियाबिंद बढ़ रहा होता है, उस ग्रेड में है कि भाई हमें लगता है ये इस ग्रेड में आसानी से करा जा सकता है, इससे ज़्यादा ग्रेड में आपको दिक्कतें हो सकती हैं, तब फिर उसका इलाज सर्जरी है। अभी तक तो फिलहाल सर्जरी है, सर्जरी के तरीके फ़र्क है, लेकिन अगर मोतियाबिंद हो गया है तो फिर उसको हटाने का तरीका सर्जिकली है। यूट्यूब में और न्यूज़ में आजकल कुछ ऐसे एडवर्टीजमेंट्स आ रहे हैं जिसमें आयुर्वेदिक ड्रॉप्स के द्वारा या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के द्वारा मोतियाबिंद को ठीक करने की बात की जा रही है, क्या ये संभव है? देखिए आयुर्वेदिक मेरी ब्रांच नहीं, पढ़ा नहीं हमने, लेकिन जितना हमने जाना है अभी तक तो हमने ऐसे कोई ड्रग नहीं देखा जो मोतियाबिंद हो गया और उसको ठीक कर सके, है ना। मैंने बताया कि मोतियाबिंद होने के चांसेस आपका शरीर है, जैसे मैं कुछ मैं मरीज़ देखती हूँ 70-75 साल के हैं जिनको हार्डली थोड़ा भी मोतियाबिंद है, मतलब
बढ़िया स्टेट में, और कुछ ऐसे भी देखे हैं जिनको 20-25-30 साल में ही मोतियाबिंद हो गया, तो वो एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन ऐसा कि मोतियाबिंद हो गया और आपने उसको दवा से ठीक कर दिया, तो ऐसा नहीं होता है। अगर है तो फिर आपको सर्जरी ही कराना है, आप उसको ड्रग से हटा नहीं सकते। कुछ कारण, जैसे बहुत से लोग मुझे आके बताते हैं कि पहले हम चश्मा लगाते थे, अब हमको बिना चश्मे के सब दिखता है, वो ड्रॉप डालने थे। बहुत रीज़न होते हैं उसके। इसका रीज़न एक ये भी होता है कि जब भी आपको मोतियाबिंद, आपने पहले पूछा था ना कि कितने प्रकार का होता है, तो मैंने बताया था कि एक बीच में बनने वाला मोतियाबिंद होता है, एक पेरिफेरल बाहरी मोतियाबिंद होता है। जब भी मोतियाबिंद बीच में बनता है तो आपको मायोपिया, माइनस का नंबर देता है, और जब भी वो बाहरी बनता है वो प्लस का नंबर देता है। अब किसी को आप मानिए भाई कोई पावर नहीं था तो उसको चश्मे का नंबर आ जाता है, लेकिन जिसको पहले से पावर था, अब अगर मुझे मायोपिया है, माइनस का नंबर है, और मुझे बाहरी मोतियाबिंद बना, वो प्लस का नंबर देगा, तो मेरा चश्मे का नंबर ठीक होने लगेगा, है ना। अगर मुझे पहले से प्लस का नंबर है और मुझे बीच का मोतियाबिंद हो रहा है जो माइनस का नंबर देता है, तो मेरा चश्मे का नंबर ठीक होने लगेगा और मुझे लगेगा मेरी आँख बढ़िया हो गई, पहले से अब बिना चश्मे के सब दिखता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आपकी आँख बढ़िया हो गई। इसका मतलब ये है कि मोतियाबिंद इस तरह का बना कि आपका चश्मे का नंबर छोटा कर गया, और ये शुरुआती स्टेज में होता है। अगर यही मोतियाबिंद थोड़ा और गाढ़ा होगा तो आपकी लाइट इतनी अंदर जा ही नहीं पाएगी कि भाई आपको दिखे, तब आपको एज इट इज़ आपको कम ही होगी रोशनी। तो शुरू में बहुत से लोग लेके आए, तो हमने उन्हें एक्सप्लेन किया कि भाई पहले आपका पुराने रिकॉर्ड में ये नंबर था, अब आपका नंबर मोतियाबिंद के कारण ये हो गया है, तो आपको फील बेटर हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मोतियाबिंद हुआ नहीं है। नॉर्मली हम लोग सुनते हैं कि मोतियाबिंद सफ़ेद मोतियाबिंद है या काला मोतियाबिंद है, तो इन दोनों में क्या अंतर है? बहुत बड़ा अंतर है। सफ़ेद मोतियाबिंद जो नॉर्मल मैंने आपकी लेंस को बताया, लेंस जो कि क्लियर होता है, नेचुरल लेंस हमारी आँख में, वो धुंधला होने लगता है, उसमें चेंजेस आने लगते हैं और वो क्लैरिटी जो है कम हो जाती है ना, ट्रांसलूसेंट हो जाता है। काला मोतियाबिंद क्या होता है? काला मोतियाबिंद का और भी नाम है जिसको बोलते हैं समलवाय या ग्लोकोमा। ये एक ऐसी बीमारी है जिसपे धीरे धीरे आपकी देखने वाली नस खराब होने लगती है। अब उसके सिम्टम क्या है? बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई क्या डिफरेंस है। मैंने कहा अब इसमें डिफरेंस, कई लोग खाली मोतियाबिंद कराने के सोच के आते हैं कि भाई हमारी धुंधलापन है, मोतियाबिंद हो गया होगा, आप देख लीजिए, और उन्हें हमें बताना पड़ता है कि भाई ये धुंधलापन आपको मोतियाबिंद के कारण नहीं, आपकी नसें खराब हो रही हैं, आपको ग्लोकोमा है। आँख के अंदर एक पानी बनाने वाला ग्लैंड होता है, और वो पानी बाहर से आँख के अंदर से निकलता भी है। बहुत से लोग बोलते हैं पानी तो बाहर हमारे बहुत गिरता है, तो मैं पानी गिरने वाले बाहर वाले स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रही हूँ, सतह की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आँख के दीदे के अंदर की बात कर रही हूँ। उसमें पानी होता है, वो एक जगह से बनता है, दूसरी जगह से निकलता है। इसमें डिस्टर्बेंस हो जाए, आँख के अंदर दबाव बढ़ने लगेगा। आँख तो बंद है, वो दबाव बढ़ के क्या करेगा? आपकी देखने वाली नस को डैमेज करेगा। इसको समलवाय कहते हैं। ज़रूरी नहीं है इसमें आपका प्रेशर बढ़े ही, कई लोगों को नॉर्मल प्रेशर में ही ये डैमेज होने लगता है। इसके कई सारे कारण हैं, इसकी बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं, लेकिन अल्टीमेट इफेक्ट क्या है? आपकी देखने वाली नस धीरे धीरे खराब होती है, जिसको हम समलवाय बोल रहे हैं, है ना। उसका और भी मतलब साइन एंड सिम्टम होते हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन हाँ, मोतियाबिंद ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मोतियाबिंद और ग्लोकोमा या फिर काला मोतियाबिंद दोनों ही अलग चीज़ें हैं, दोनों का इलाज अलग है, दोनों के आउटकम सही होने की प्रोबेबिलिटी वो अलग है ना। आपका मोतियाबिंद हम आपकी आँख से हटा सकते हैं, आपका समलवाय हम आपकी आँख से हटा नहीं सकते, हम सिर्फ उसको कंट्रोल कर सकते हैं। नॉर्मली जब कोई पेशेंट आपके पास आता है तो मोतियाबिंद की प्रॉब्लम को डिटेक्ट करने के लिए आप लोग कौन से टेस्ट करते हैं? सबसे पहले तो हम देख के ही, रिफ्रैक्शन रूम में उनका विजन चेक होता है, तो उसी से समझ में आता है रोशनी कम हो रही है। फिर हम उन्हें यहाँ पे अपनी मशीनों से देख के ही बता सकते हैं कि भाई कैटरेक्ट हो गया है आपको, है ना। इसके अलावा स्पेशल टेस्ट करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, देखने से समझ में आ जाता है कि हाँ भाई आँख में कैटरेक्ट है। अपनी लाइफ स्टाइल में कुछ ऐसे मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं क्या जिससे मोतियाबिंद होने की संभावना हमको कम रहे? हेल्दी लाइफस्टाइल, मैंने पहले भी बताया था कि भाई अच्छा खाएं, अच्छा रूटीन मेंटेन करें। आजकल हार्मोनल चेंजेस भी इतने हो गए हैं। प्रदूषण में जितना हो सकता है भी आपके बस में उतना कंट्रीब्यूट करें कि प्रदूषण लेवल कम हो। और जंक फूड, ये सब चीज़ें ही आपके शरीर को खोखला करती हैं, तो ये सब चीज़ें अवॉइड करें तो शायद आप एज बढ़ा सकें अपने कैटरेक्ट डेवलपमेंट की। क्या मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद
जो दृष्टि पेशेंट की पहले थी नेचुरल वाली थी बिना प्रॉब्लम के, वो वापस आ जाती है कि पूरी नहीं आती? हाँ, ये डिपेंड करता है कि आपको आपका पीछे का स्ट्रक्चर, मोतियाबिंद के पीछे बाकी और कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। जैसे कि बहुत से लोगों को भी एज रिलेटेड चेंजेस हैं, कैटरेक्ट भी हो रहा है, तो कई बार उम्र के साथ पर्दे की कमी भी होने लगती है, नसों की कमी होने लगती है। जैसे मैंने बताया कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर आजकल इतना कॉमन हो गया, हर तीसरे चौथे इंसान में निकल आता है, तो उसके कारण भी कई बार आपका पीछे का नस या पर्दा कमज़ोर हो जाता है। यदि ऐसी कोई परेशानी है तो फिर शायद आपको उतनी अच्छी रोशनी ना आए, पर अगर आपकी आंखें सही हैं, आपकी आंख में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो पुरानी रोशनी आती है जैसे आपको पहले दिख रहा हो। बहुत से लोग गर्मी के मौसम में मोतियाबिंद का ऑपरेशन नहीं कराना चाहते हैं, वो कहते हैं सर्दी आएगी तब मैं कराऊंगा, ऐसा क्यों है? ये अच्छा हुआ आपने ये सवाल पूछा। ये एक मिथ है, इसको मैं दूर करना चाहूँगी। बहुत से लोगों को लगता है ना कि साउथ एक बहुत बड़ा सेंटर है आँख के ट्रीटमेंट के लिए, तो लोग ये भी जानते होंगे कि साउथ में टेम्परेचर क्या रहता है। अगर आप चेन्नई या कोई भी सिटी जिसको आप मानते हैं कि सबको लगता है शंकर नेत्रालय, तो बिल्कुल अब आप ये सोचो कि वहाँ पे टेम्परेचर क्या है, इतना ह्यूमिड होता है, इतना पसीना, लेकिन सर्जरी तो तभी कर रहे होते हैं, सारे महीनों में कर रहे होते हैं। अगर आप वेट करेंगे तो 12 महीने वहाँ पे वही टेम्परेचर रहेगा, तो फिर कैसे होगी? तो ये सारी मिथ्या हैं। आप कितना ऑपरेशन कराने के बाद साफ़ सफाई रखते हैं, कैसे अपनी आँख को मेंटेन रखते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि भाई आपने पानी का कांटेक्ट तो नहीं किया। सर्जरी करा के अगर आपने आँख में पानी डाल लिया तो इन्फेक्शन होना ही है ना। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है रादर देन मौसम से कुछ लेना देना नहीं है। आप अपनी आँख की दवाइयाँ टाइम पे डालिए, साफ़ सफाई रखिए, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। नॉर्मली मोतियाबिंद के ऑपरेशन में कितना टाइम लगता है, और क्या ये इसमें कुछ पेन भी होता है कि पेनलेस होता है? आजकल पेनलेस सर्जरीज होती हैं अब तो, जैसे मैंने बताया बिना इंजेक्शन के होता है, सुन की ड्रॉप्स डालते हैं, आप लाइट में देखिए सर्जरी हो जाती है, ऐसा जितना प्रॉब्लम नहीं होती है। कुछ लोगों का भी एक डिफ़िकल्ट, अगर कोई कैटरेक्ट है जिसको कि बिना इंजेक्शन के किया ही नहीं जा सकता है, वो बात और है, अदरवाइज यूजुअली पेनलेस सर्जरी होती है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और टाइम कितना लगता है मैम मोतियाबिंद हाँ, की सर्जरी? टाइम के लिए अगर पेशेंट अच्छा कोऑपरेट कर रहा है तो 5 से 7 मिनट ही लगते हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। अगर पेशेंट, क्योंकि हम भी सर्जरी के दौरान पेशेंट पे डिपेंडेंट होते हैं कि कितने अच्छे से आपने बत्ती देखी तो हमने जल्दी सर्जरी कर दी। कई बार बहुत बूढ़े होते हैं, नहीं समझ पा रहे होते हैं, तो हम थोड़ा सा आराम से सर्जरी करते हैं, पर यूजुअली एक इन एंड आउट टाइम 15 मिनट का होता है। 15 से 20 मिनट में एक नॉर्मल कैटरेक्ट सर्जरी हो जाती है। क्या कुछ ऐसी आई प्रॉब्लम्स भी होती हैं कि जिनको पहले सॉल्व कर लेना चाहिए, उसी के बाद मोतियाबिंद का ऑपरेशन करना चाहिए? बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, स्पेशली मैं रेटिना की प्रॉब्लम्स बोलना चाहूँगी। अगर पर्दे में स्वेलिंग है या फिर आपका प्रेशर आँख के अंदर ग्लोकोमा की प्रॉब्लम है और वो कंट्रोल नहीं है, तो ये कुछ मेजर परेशानियाँ होती हैं। पहले इनको सही करना, या नस की कोई प्रॉब्लम है, कोई अंदर कोई ऐसी परेशानी है जिसको इमीडिएट ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है, तो पहले इसको ट्रीट किया जाता है। वो सब सेटल हो जाए उसके बाद मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाता है। हम कई बार सर्जरी, बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर किसी का बड़ा हो तो भी हम नहीं कर पाते, बहुत एक्सेस 200/100 ब्लड प्रेशर बिल्कुल नहीं किया जा सकते। ये सारी चीज़ें हैं जो लिमिट करती हैं, है ना। शुगर बहुत बड़ा है तो भी नहीं कर सकते। आँख के अंदर पर्दे की स्वेलिंग अगर है और हमने सर्जरी कर दी है, तो वो स्वेलिंग, सूजन, कोई भी सर्जरी सूजन करेगी, पर्दे की सूजन और बढ़ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो पहले ट्रीट करी जाएंगी, उसके बाद कैटरेक्ट किया जाएगा। मोतियाबिंद का जब कोई पेशेंट होता है और उसे कैटरेक्ट की सर्जरी बोली जाती है, तो पेशेंट बहुत कंफ्यूज रहता है कि उसे कौन सा लेंस यूज़ करना है, उसको कोई जानकारी नहीं रहती और बहुत कंफ्यूज रहता है। तो किस पेशेंट को कौन सा लेंस यूज़ करना है, ये कैसे डिसाइड होता है? बहुत सी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है ना। आपके शरीर में हम ये लेंस भाई आपकी आँख में डाल भी सकते हैं कि नहीं, आपको उससे प्रॉब्लम तो नहीं होगी, है ना। आपका बजट क्या है। कई तरह के आजकल लेंसेज अवेलेबल हैं। मेजरली अगर मैं बताऊं तो मोनोफोकल लेंसेज होते हैं जो दूर दिखाते हैं। कुछ ईडॉफ लेंसेज आजकल बहुत सुने होंगे जो डेप्थ आपका बढ़िया कर देते हैं, तो इंटरमीडिएट विजन आ जाती है आपकी। कुछ ट्राईफोकल लेंसेज होते हैं जिसमें पास का भी चश्मा हम अंदर डाल देते हैं, लेकिन हम हर पेशेंट में ये सारे लेंसेज नहीं डाल सकते। अब कोई मेल पेशेंट है और यंग एक्टिव, उनकी नाइट लाइफ है,
रात की ड्राइविंग है, तो यूजुअली हम उनमें ट्राईफोकल लेंसेज अवॉइड करते हैं, उसमें रिंग्स होते हैं और कई पेशेंट को ऐसा कंप्लेन होता है कि सामने से हमको ग्लेयर हो रहा है, तो फिर हम रिंग्स वाले लेंसेज ना डाल के ईड ऑफ लेंसेज प्रेफर करते हैं, है ना, जिसमें रिंग्स ना हो, पेशेंट को अच्छा डेप्थ मिल जाए, लेकिन हाँ उसमें रीडिंग ग्लासेस आपको लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको पेशेंट को एक्सप्लेन करनी पड़ती है। बहुत से पेशेंट होते हैं जिनको डायबिटीज़ के कारण या ब्लड प्रेशर के कारण पर्दे की कुछ परेशानी या ग्लोकोमा हो गया, उनमें भी हम बहुत स्पेशल लेंसेज नहीं डाल सकते, स्पेशली ट्राईफोकल, क्योंकि हमें पता है कि क्वालिटी ऑफ विजन वो शायद ना मिल पाएगी, तो हम इतना महंगा लेंस डाल के करेंगे क्या जब हम उनको उसका फ़ायदा नहीं दे सकते, अगर विजन पहले से, रोशनी पहले से ही कॉम्प्रोमाइज़ है। तो ये सारी चीज़ें हम एक्चुअली पेशेंट को देखते हैं कि इसमें क्या डाला जा सकता है, उस हिसाब से एडवाइस करते हैं। इसमें एक बजट भी कंस्ट्रेंट होता है, भी बहुत एक्सपेंसिव होते हैं जो हम जितना स्पेशल लेंस डालें, तो पेशेंट कितना अफोर्डिंग है। टॉरिक लेंसेज भी होते हैं, कितना दूर का रोशनी उनको करेक्शन चाहिए, है ना। कुछ लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम दूर का चश्मा भी लगा लेंगे, पास का चश्मा भी लगा लेंगे, कुछ लोगों को लगता है कि मुझे बिल्कुल चश्मा लगाना नहीं है, आप मेरा चश्मा बिल्कुल हटा दीजिए। तो जैसी जिस पेशेंट की रिक्वायरमेंट है और जो उनकी आँख में सूटेबल है वो देख के हम डिसाइड करते हैं। हम कैटरेक्ट की सर्जरी के पहले पेशेंट को क्या तैयारी या किन बातों का विशेष ध्यान देना होता है? कैटरेक्ट की सर्जरी से पहले जो जो आपको दवाइयाँ दी गई हैं कि ये खाना है, ये डालना है, वो ज़रूर डालें, है ना। आँख में भाई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए जब हम सर्जरी करने जा रहे हो, नहीं तो इन्फेक्शन अंदर चला जाएगा। उसके अलावा हम आपको बहुत लंबे समय तक हेड वॉश मना कर देते हैं, चेहरा धोना मना कर देते हैं, तो आप एक हेड वॉश वगैरह करके आएँ। साफ़ सफाई का ध्यान रखना होता है पहले भी बाद में भी, कि भाई पहले से ही कुछ आपको आँख में प्रॉब्लम ना हो जाए तो कि सर्जरी के दिन हमको आपका सर्जरी कैंसिल करना पड़े। आपकी जो नियमित दवाइयाँ चल रही होती है पहले से, बहुत से पेशेंट की ब्लड प्रेशर, शुगर, कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, जो दवाइयाँ चल रही है, हम कुछ भी दवाई रोकते नहीं, हमेशा अपनी सारी दवाइयाँ लेके आएँ और उसको खा के आएँ, है ना। कभी भी खाली पेट नहीं आना चाहिए। ये ऐसी सर्जरी नहीं है जिसमें कि आपको भाई बिना खाए पिए आना है। खाना पीने में कोई रिस्ट्रिक्शन है, अपना ये कहते हैं कि भाई बहुत हैवी नहीं खा के आएँ कि आपको यहाँ पे एंग्जाइटी हो रही होती है हर सर्जरी से पहले और उससे आपको दिक्कत होने लगे, लेकिन हम खाने पीने में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। जिसको एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया में सर्जरी प्लान होती है, सिर्फ उनको ही एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन होता है कि इतने बजे से खाना है, इतने से नहीं, अदरवाइज ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है ना। तो अपनी सारी दवाइयाँ जो आप ले रहे होते हैं वो लीजिए, ब्लड प्रेशर मेंटेन रखिए, अगर कुछ एंग्जाइटी का आपका ट्रीटमेंट चल रहा हो, जो भी पुरानी दवाइयाँ चल रही हो। स्पेशल इंस्ट्रक्शन होता है अस्थमा वाले पेशेंट को, कई बार ऐसा होता है कि भाई सर्जरी के दौरान एपिसोड जाते हैं, हालांकि सर्जरी के ओटी थिएटर के अंदर सारे बैकअप्स, ऑक्सीजन, सारी फैसिलिटी होती है, लेकिन फिर भी आप अपना इन्हेलर अपने साथ रखें, लेके आएँ अस्पताल के अंदर, ताकि यहाँ आने से पहले भी आप एक इन्हेलर का पफ लेके अंदर जाए और आपको एंग्जाइटी के कारण कोई एपिसोड ना हो। किसी पर्सन की कैटरेक्ट सर्जरी सक्सेसफुली हो गई है, अब सर्जरी के बाद किन बातों का उसको विशेष ध्यान रखना है और कितने दिन तक उसको डॉक्टर के सुपरविजन में रहना होता है? सबका अपना फॉलोअप होता है, हर एक सर्जन का अलग होता है। हमारे यहाँ हम जिस दिन सर्जरी करी उसके नेक्स्ट डे देखते हैं, 7वें दिन देखते हैं और फिर 21 दिन के बाद देखते हैं। तो पहला दिन बेसिकली पेशेंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कितनी सूजन आई है, दवाई कुछ कम ज़्यादा तो नहीं करनी है, और लास्ट फॉलोअप होता है जिसमें हम उनका रेटिना वगैरह देख के उनको चश्मे का नंबर दे देते हैं। हम घर जाने के बाद कैटरेक्ट सर्जरी के पेशेंट को किन बातों का विशेष ध्यान देना है? एक चीज़ बहुत कॉमन है कि लेडीज़ को कहा जाता है कि आप खाना नहीं बना सकती हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ, ये सही है। बहुत से रिस्ट्रिक्शन इसलिए भी दिए जाते हैं कि एक्सीडेंटली कुछ ना हो जाए, है ना। आप पता चला कर रहे हो, कुछ स्प्लैश होकर आपकी आँख में चला गया, तो इसलिए ये रिस्ट्रिक्शन दिए जाते हैं। किचन ऐसा है कि उसमें छींटे वीटे पड़ सकती हैं, तो वो रिस्ट्रिक्शन कुछ लोग 1 हफ्ता करते हैं, कुछ 10 दिन करते हैं, सबका अपना अलग है, लेकिन हाँ कुछ दिन के लिए रिस्ट्रिक्शन होते हैं। सबसे बड़ा रिस्ट्रिक्शन होता है पानी का कांटेक्ट अगर एक ऑपरेटेड आई में हो गया, बनी हुई आँख में चला गया पानी, तो इन्फेक्शन हो जाएगा, और वो इन्फेक्शन ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए वो एक प्रिकॉशन है जो सबको ध्यान रखना है कि आँख में पानी ना जाए, है ना। वो आपका डॉक्टर आपको बताएंगे कि 7 दिन 15 दिन जितने दिन के लिए उन्होंने बोला है उतने दिन के लिए आप आँख के अंदर पानी नहीं डाल सकते हैं। साफ़ सफाई कैसे करनी है, स्टेराइल वाइप्स आजकल अवेलेबल हैं, पहले के टाइम में तो नहीं होता था। पहले वो कॉटन हम बुलवाते थे मरीज से, आधे घंटे उबालिए फिर ठंडा करिए, हाथ साफ करके निकाल के। अब क्या है, आजकल स्टेरलाइज वाइप्स अवेलेबल हैं जो ऑलरेडी पकाए हुए साफ़ वाइप्स होते हैं, उससे भी हम क्लीनिंग कराते हैं, उससे आसानी हो गई है, तो आप उससे आँख साफ़ करिए।
टाइमली दवाई डालिए। बहुत हैवी वेट लिफ्टिंग शुरुआत में मना किया जाता है, वरना अगर सब कुछ ठीक है, रिकवरी बढ़िया है, तो 4-5 दिन के बाद हम 4 व्हीलर ड्राइविंग भी पेशेंट को अलाउ ही कर देते हैं, टीवी देखना भी आपको अलाउ कर देते हैं, नॉर्मल मूवमेंट भी। बहुत हैवी एक्सरसाइजेज आपको इतनी जल्दी अलाउ नहीं होती है, अदरवाइज नॉर्मल जनरल काम हम अलाउ कर देते हैं। बस साफ़ सफाई, आँख को छूना नहीं, कुछ आँख में डालना नहीं, यही ध्यान रखना होता है। कोई फीमेल पेशेंट जिसकी कैटरेक्ट सर्जरी सक्सेसफुली हो चुकी है और उसको किचन में जाके खाना बनाना या अपने हाउस होल्ड का वर्क करना, मान लीजिए वो अकेली है फैमिली में, तो वो कितने दिन बाद किचन में जा सकती है? उसको किचन में जाने से रोका क्यों जाता है आफ्टर ऑपरेशन? हम लोग यूजुअली 7 से 10 दिन के बाद अलाउ करते हैं। और रोकने का कारण क्या होता है कि किचन में कुकिंग के दौरान एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो ये पानी का काम, मसाले का काम है ना, फ्यूम्स सब निकल रहे होते हैं, आपने डाला चौक, चीट पड़ गई, उसके फ्लेम से हमको प्रॉब्लम नहीं है कि भैया गैस चल रही है, लेकिन क्या है, आपने उसमें कुछ रखा और कुछ डाला और वो चीटे पड़ गए आँख में, तो प्रॉब्लम है। वो चला गया अगर आँख में तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा उसको मना किया जाता है कि भाई किचन का काम आप 7 से 10 दिन के बाद करें, ताकि अगर कुछ ऐसा एक्सीडेंटली गया तो भी आपको कोई इतनी मेजर प्रॉब्लम ना हो पाए। क्या ऐसी कुछ आइज़ की एक्सरसाइजेज भी हैं जिससे हमारी आइज़ ज़्यादा हेल्दी रह सकती हैं और उसमें मोतियाबिंद होने की संभावना कम हो? एक्सरसाइजेस तो ऐसी नहीं है जो मोतियाबिंद के चांसेस को कम कर सकें, पर हाँ, इन जनरल बच्चों के लिए बहुत सी एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि उनकी मसल्स को स्ट्रेंथ दें, जिसको हम पेंसिल पुशअप एक्सरसाइज बोलते हैं। कि भैया एक हाथ में पेंसिल पकड़ के आपने उसके नाक की सीध में आपने एक दूरी 1 हैंड डिस्टेंस पे रखा और उसके बाद उसको धीरे धीरे करके पास लेके आए, देखते देखते, और उसको फोकस करते रहना पड़ता है। तो दिस इज पेंसिल पुशअप एक्सरसाइज जो हम अक्सर बच्चों में बताते हैं, पर मोतियाबिंद रोकने के लिए ऐसा कोई एक्सरसाइज। अगर किसी पेशेंट के दोनों आइस में मोतियाबिंद डिटेक्ट हो जाता है तो क्या मैम दोनों आइस के ऑपरेशन में कितने ड्यूरेशन का अंतर आप लोग रखते हैं, कितना रखना चाहिए? इसमें भी सर्जन की चॉइस होती है। हम लोग यूजुअली 5 से 7 दिन का एक गैप रखते हैं, उसके पहले नहीं प्रेफर करते हैं, और दोनों आँख की सर्जरी एक ओटी में नहीं प्रेफर करते। मैम अंत में हम चाहेंगे कि आप हमारे व्यूअर्स को कोई एक ऐसी टिप दें जिससे उनकी आंखें बेहतर रहें, स्वस्थ रहें और वो अपनी आंखों से बेहतर देख सकें। इसके लिए यही कहूँगी कि मोबाइल या गैजेट्स उतना इस्तेमाल करें जितनी ज़रूरत हो, है ना। अगर कोशिश कर सकें तो 20 मिनट से ज़्यादा लगातार ना यूज़ करें। अच्छा खाएं, और अगर आपको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, इन सब की प्रॉब्लम है तो उसको अच्छा कंट्रोल बनाए रखें। अगर आपको ऑलरेडी कोई आँख का ट्रीटमेंट चल रहा है, जैसे समल बाय पे आज बहुत डिस्कशन हुआ, अगर उसका कुछ ट्रीटमेंट चल रहा है तो टाइमली दवाई डालें। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जो दवाएं आपको बीमारी की दी गई हैं आप उसको समय से डालें, बिना भूले डालें, वरना आपकी आँख की परेशानियां बढ़ जाएंगी। और आँख की रोशनी ऐसी है ना, लोग कहते हैं जान के बाद आँख ही आँख है तो सब कुछ है, तो हमें भी उसके लिए कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर किसी ने आपको बताया कि भाई ये इतने समय पे इतना ऐसे करना है तो उसको करें, है ना। बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए कहना चाहूँगी अगेन कि बहुत ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल ना करने दें, लिमिट करें, है ना। बच्चों को बाहर की एक्टिविटी में इंगेज करें, हेल्दी खाएं, और वातावरण भी भाई मेंटेन करें, साफ़ सफाई रखें। तो व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि यह पॉडकास्ट कैटरेक्ट पे बहुत हेल्पफुल रहा होगा आप सभी के लिए, और कैटरेक्ट से जुड़े जितने भी मिथ्स हैं, मन में प्रश्न रहते हैं, उन सबके आंसर्स डॉक्टर नेहा मैम ने दे दिए हैं। और आगे भी इस तरीके के पॉडकास्ट आँखों की विभिन्न अदर बीमारियों पे भी आपको टाइम टू टाइम हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद।